हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो चुके हैं। आज हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर चर्चा करेंगे। साथियों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारी संसदीय व्यवस्था का एक अंग, एक आधार है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें संसदीय व्यवस्था का एक अनुभव हो चुका था। भारत शासन अधिनियम 1935 में और भारत शासन अधिनियम 1919 में संसदीय व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया था, जिससे हमारे संविधानविदों ने इसको समझ करके कि जिसका हमें अनुभव है उसकी शासन प्रणाली को हम ज़्यादा विधिवत तरीके से सक्षम हो पाएंगे संचालित करने में। तो साथियों, संचालित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आधार दिया गया, यानी संसदीय व्यवस्था का आधार दिया गया। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है, यानी ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था से संबंधित है। अब संसदीय व्यवस्था में राजनैतिक, प्रशासनिक और सिंबॉलिक एक अलग अलग आधार था। जैसे एक तरफ प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपति। अब जबकि राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। और नाम मात्र की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अब यहां पे प्रश्न यह आता होगा कि ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होते नहीं हैं, तो वहां का क्या होगा? तो वहाँ महारानी होती हैं, सर्वे सर्वा। तो जिस तरह का हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं कि नाम मात्र की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसी तरह वहाँ की महारानी में भी है। यानी प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहा होता है। यानी हमारे यहाँ पे इन सभी का दायित्व जो राष्ट्रपति संचालित होता है, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है, उसे करता कौन है? मंत्रिपरिषद। यानी सभी का मुखिया कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्य करता है और मंत्रिपरिषद के सलाह पे राष्ट्रपति कार्य करता है। राष्ट्रपति कार्य करता है। तो साथियों, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन मॉडल पे आधारित है और भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जो कार्यकारी अधिकारी होता है मंत्रिपरिषद होता है, और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। अब इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं? तो संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता की बात कही गई है।
राष्ट्रपति को सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगा। परिषद होगा जिसका मुखिया या नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री करेगा। तो यहाँ पे जो मंत्री परिषद की बात कही गई है कि एक मंत्री परिषद होगा और वो किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को। तो किस अनुच्छेद के तहत है? 74 के तहत। और इसमें एक बात और कही गई है कि मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। मतलब कि जो मंत्री यानी मंत्री परिषद अगर कोई सलाह राष्ट्रपति को देता है, सलाह राष्ट्रपति को देता है तो उसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। किसी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। अगला अनुच्छेद है 75। 75 में बताया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो किसी को भी नहीं कर सकता है कि किसी को भी बना देगा। जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को बनाएगा। अब राष्ट्रपति मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा, जो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, वो सलाह किससे लेगा? प्रधानमंत्री से। अब प्रधानमंत्री जब इन्हें सलाह देगा फिर ये मंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे किया जाएगा। अब कुल कितने मंत्री होने चाहिए? कुल कितने मंत्री होने चाहिए? 2003 के पहले कोई भी मंत्री बन जाता था और कहा जाता है कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग मंत्री बन जाते थे। 100 से ज़्यादा लोग मंत्री बन जाते थे। इस पर रोक लगाने के लिए कि हर कोई मंत्री का पद ना मांगे, संविधान में संशोधन किया गया। और संविधान में संशोधन करके इनकी संख्या को सीमित कर दिया गया। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुल सदस्य के। यानी कि कहा गया कि जितने भी सदस्य हैं उनके 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये संशोधन किया गया 91वां संविधान संशोधन। संशोधन 2003। इसके माध्यम से कहा गया कि कुल सदस्य के केवल 15%, और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। अब 15% की जो बात कही गई, यहाँ पे 2 प्रश्न निकल के आता है, क्या सभी के लिए लागू है, सभी राज्यों के लिए? तो साथियों ये ध्यान रहे कि जहाँ पे जनसंख्या 60 से कम है सीट की, वहाँ अधिकतम 12 हो सकते हैं, 12 मंत्री। लेकिन दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अपवाद है। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी प्रदेश दिल्ली, यहाँ पे 10% ही मंत्री बन सकते हैं, यानी 70 सीट में से केवल 7 मंत्री हो सकते हैं। कहाँ के लिए? ये कहाँ के लिए प्रावधान है? दिल्ली के लिए प्रावधान है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको और तो ये सब मिल जाएगा संविधान में 15% से अधिक नहीं होगा। 91 और संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्धारण करेगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या है वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। अब मंत्री जो होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है, दिल्ली वाला याद रखिएगा। साथियों जो मंत्री है, ये जब व्यक्तिगत बात होता है, व्यक्तिगत रूप से, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब जब व्यक्तिगत बात आए, यानी कि ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, लेकिन जब सामूहिक रूप से बात आए, सामूहिक रूप से, तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि मंत्री तो राज्यसभा से भी बनाए जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बनाए जाते हैं। सभा के सदस्य जब ये मंत्री बनाए जाते हैं तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो उत्तरदायी सेम हो रहेगा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से लोकसभा। अब ये दोनों सदनों में जो मंत्री किसी भी सदन का हो, बैठक में किसी भी सदन में, किसी भी सदन में जा सकता है, बोल सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता। वोट वो केवल वही दे सकता है यदि राज्यसभा का है तो राज्यसभा में, और यदि लोकसभा का है तो लोकसभा में। यानी वोट देने का राइट उसको उसी सदन में है जिस सदन का वह सदस्य होता है। और मंत्रियों के वेतन और भत्ते के संबंधी जो नियम है वो संसद बनाती है। अगला अनुच्छेद है 88। देखिए इसमें जो बताया था है कि राज्यसभा, यदि आप राज्यसभा के सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य हैं,
दोनों सदस्य अगर मंत्री हैं तो दोनों सदन में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट वही दे सकते हैं जिस सदन के सदस्य हैं, जिस सदन के सदस्य हैं, वोट वही दे सकते हैं। अब मंत्रिपरिषद की जो संरचना है उस पर बात करेंगे। अभी हाल ही में जब 2022 के आईएएस का एग्ज़ाम हुआ, आईएएस प्रीलिम 2022, इसमें मंत्रिपरिषद के संरचना से संबंधित संरचना से सीधे क्वेश्चन आए थे। साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि उप प्रधानमंत्री, इनका कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। तो प्रश्न ऐसा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय संविधान में नंबर 1, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री मंत्री का उल्लेख है। प्रधानमंत्री का उल्लेख है या किया गया है। और नंबर 2 है, नंबर 1, नंबर 2 कि भारत के संविधान में, भारत के संविधान में मंत्रियों को 4 श्रेणियां हैं। मंत्रियों की 4 श्रेणियां हैं। अब आंसर आपका है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही, और डी दोनों गलत। तो साथियों, यहाँ पे आंसर होगा डी, दोनों गलत होगा, क्योंकि ना तो उप प्रधानमंत्री का कहीं उल्लेख है, ये केवल और केवल सिंबॉलिक होगा, यानी कि नाम मात्र का होगा। इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, मंत्रियों की 4 श्रेणी नहीं है, 3 श्रेणी है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो साथियों, यहाँ पे ये आईएएस 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, हमारे क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या उससे नीचे कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो। तो मंत्रिपरिषद की संरचना में
मंत्रियों के 3 श्रेणियां हैं। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री। अब यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि राज्य मंत्री भी 2 तरह से बनते हैं, लेकिन बनते राजी हैं। एक स्वतंत्र प्रभार और एक केवल राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री। तो जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनता है उसको जिस विभाग को दिया जाता है, यानी अपने विभाग या मंत्रालय को वह स्वतंत्र रूप से देखता है। और जब आवश्यकता पड़ता है तब वह मंत्री परिषद के बैठक में भाग लेता है। ये कौन लेता है? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। लेकिन जो केवल राज्य मंत्री होते हैं वो किसी कैबिनेट मंत्री या किसी अन्य मंत्री के सहयोगी होते हैं। सहयोगी होते हैं। इनका किसी बैठक से कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध नहीं होता। तो ये राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री 2 होते हैं, लेकिन ये श्रेणी में एक ही गिने जाते हैं। यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है, एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे तो एक स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री, तो वहाँ 4 गिन जाइए, गलत हो जाएगा। 3 होते हैं और तीसरा होता है उपमंत्री। तीसरा उपमंत्री होता है। तो यही 3 होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब यहाँ पे कि कोई विधिक उत्तरदायित्व तो होता है या नहीं। मंत्री का कोई विधिक उत्तरदायित्व तो है या नहीं। तो हमारे संविधान में यानी भारत के संविधान में किसी भी मंत्री को कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं प्राप्त है। विधिक उत्तरदायित्व नहीं प्राप्त है। ये बातें आई कैसे? जब नहीं है तो इसको मौन भी किया जा सकता था, लेकिन इसका उल्लेख ऐसा क्यों किया गया कि भारत के संविधान में कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। इसका इसलिए किया गया क्योंकि जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी ब्रिटेन के मॉडल से। भारतीय संसदीय व्यवस्था संबंधित है और ब्रिटेन में
राजा होता है और फिर मंत्री होते हैं। यानी संवैधानिक जो प्रमुख है वो वहाँ का राजा है, और मंत्री जो हैं उनको संवैधानिक यानी विधिक अधिकार प्राप्त है, विधिक उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। अब ये होता क्या है विधिक उत्तरदायित्व? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कार्य किया जाता है, जैसे भारत में अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति का नाम होता है। यहाँ पे मंत्री का हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन अगर ब्रिटेन में कोई कार्य किया जाता है तो मंत्री का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है, आवश्यक है, क्योंकि एक कहावत है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। राजा कभी गलत नहीं हो सकता, और यह ब्रिटेन में लागू भी होता है। ब्रिटेन में लागू भी होता है। इसलिए अगर कोई भी यहाँ के नियम या कानून में कोई दिक्कत होता है तो जवाबदेही मंत्री की होती है, क्योंकि राजा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो जब राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता तब राजा की जवाबदेही नहीं होगी। कोई भी कार्य होगा और उन कार्यों की जो जवाबदेही उत्तरदायित्व है वो मंत्री की होगी। ये कहाँ होगा? ये ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है। लेकिन भारत में, भारतीय संसदीय प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मंत्री का उत्तरदायित्व हो। मंत्री किसी भी उत्तरदायित्व से अलग है। वह कोई भी अगर नियम या कानून बनता है उसमें राष्ट्रपति के साथ मंत्री का हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है। इसलिए किसी मंत्री का हस्ताक्षर नहीं होता। यानी उत्तरदायित्व किसका है? भारत में उत्तरदायित्व है राष्ट्रपति का। अब जब राष्ट्रपति बार बार बोला जाता है तो आप यहाँ पे मंत्री परिषद समझा कीजिए, क्योंकि रियल पावर तो मंत्री परिषद के पास में है। मंत्रिमंडल की भूमिका, अब मंत्रिमंडल क्या क्या कार्य कर सकती है? तो यह राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यानी संसद में जो मंत्रिमंडल होता है यही सारे निर्णय लेता है। सारे निर्णय लेता है और इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यह केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग है। केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग है। अब नीति तो संसद में बनती है। अगर एग्जाम में आता है कि नीति का निर्धारण कौन करता है, तो संसद करती है। संसद में मंत्रिमंडल, यह क्या है? यह मुख्य नीति निर्धारक, मुख्य नीति निर्धारक
अंग होता है, अंग होता है। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है। मंत्रिमंडल जो है यह राष्ट्रपति के सलाहकारी संस्था है और इसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, के लिए बाध्यकारी है। अब जब बाध्यकारी शब्द आता है सलाह के लिए तो यहीं पे दो संविधान संशोधन आ जाते हैं। जहां पे बाध्यकारी शब्द आए तो समझिए कि एक तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी, तो इन्होंने कहा जब संविधान संशोधन किया 42वां संविधान संशोधन, उसमें कहा यदि मंत्रिमंडल कोई भी कानून के अनुमति हेतु राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को अपना निर्णय देना होगा यानी सहमति देना होगा। सहमति देना होगा मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं दिखाई गई है। 42वां संविधान में साफ साफ कह दिया गया है कि यदि कोई भी कानून बनाने के लिए कोई प्रावधान अगर राष्ट्रपति के अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना होगा बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी सोच विचार के। अब जब इंदिरा सरकार गायब हो गई यानी कांग्रेस की सरकार नहीं रही और पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता सरकार इसने 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 इसमें इन्होंने कहा कि यदि कोई भी कानून की सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भेज सकता है। यदि पुनर्विचार के लिए भेजता है और फिर अगर संसद यानी कि अगर कोई भी सदन संशोधन के पश्चात या गैर संशोधन के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजेगा
तब राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होगा। तो साथियों यहाँ पे याद रहे कि जब राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है और इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी होता है, तो ये बाध्यकारी पर कोई भी नियम और संशोधन संबंधित 42वां और 44वां संविधान संशोधन भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि यह मुख्य आपदा प्रबंधक है और सभी आपातकालीन स्थितियों में निपटती है। जो मंत्रिमंडल है इसका दायित्व तो होता है कि देश पर कोई आपातकाल ना आए, कोई आपदा ना आए, लेकिन यदि कोई आपदा आती है तो मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है कि उससे जनता की रक्षा करे। यानी जो भी स्थिति हो उससे निपटने का कार्य करे और निपटे। तो ये काम भी हमारा मंत्रिमंडल ही करता है और उच्च पदाधिकारियों या सचिवालय प्रशासकों को नियंत्रित भी करता है। यानी मंत्रिमंडल की जो भूमिका है वो एक संसदीय प्रणाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट, साथियों ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट चलता है। शैडो कैबिनेट, ऐसा माना जाता है ब्रिटेन में कि जिसकी सत्ता होती है उसके सरकार में जैसे मंत्री होते हैं उसी तरह मंत्री परिषद विपक्षी का भी होता है। विपक्ष का भी उसी तरह का मंत्री परिषद होता है। इसे वैकल्पिक बोला जाता है, वैकल्पिक सरकार बोला जाता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक आंतरिक या किचन कैबिनेट है, जो कि हर एक सरकार का अपना किचन कैबिनेट होता है। किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल मंत्री और किचन कैबिनेट, ये नहीं है। यही तीन मिलाकर के मंत्रिपरिषद हैं, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। किचन कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री जिसको चाहे प्रधानमंत्री के अनुसार इसमें कुछ मंत्री यानी कह सकते हो महत्वपूर्ण मंत्री और कुछ अन्य सदस्य जिसे प्रधानमंत्री चाहे किचन कैबिनेट में रख सकती है। किस में रख सकती है? किचन कैबिनेट में रख सकती है। अब महत्वपूर्ण मंत्री में कौन कौन हो सकते हैं? तो ये याद रहे कि गृह मंत्री रहेगा, रक्षा मंत्री भी रहेगा, वित्त मंत्री भी रहेगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण मंत्री इसमें शामिल होंगे और कुछ अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। कहा जाता है लगभग 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री इसमें शामिल होते हैं।
और भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री के अपने किचन कैबिनेट रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, चाहे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हों, सभी ने अपने किचन कैबिनेट का आधार बनाया है। किचन कैबिनेट का अपने हिसाब से आधार बनाया है और जिसको चाहा है शामिल किया है। इसको घेरे के अंदर घेरा बोला जाता है। माना जाता है कि एक मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में भी एक मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में भी एक कैबिनेट मंत्री है और कैबिनेट मंत्रियों में से एक किचन कैबिनेट बनाया जाता है। यानी मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री और ये रहा किचन कैबिनेट। इसको इसीलिए माना जाता है कि घेरे के अंदर घेरा है ये। इसमें मंत्री के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोग भी होते हैं, जिसे प्रधानमंत्री चाहे। प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रधानमंत्री इसमें शामिल करता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखिए, मंत्री परिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल है। ये मंत्रिमंडल है और ये मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद, तो साथियों जो मंत्री परिषद है उसी का एक भाग मंत्रिमंडल होता है। मंत्री परिषद में 60 से 70 मंत्री होते हैं, वही मंत्रिमंडल में 15 से 20 होते हैं। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है और मंत्री परिषद का कभी एक साथ बैठक नहीं होता, लेकिन मंत्रिमंडल का एक साथ ही बैठक होता है। एक साथ ही बैठक होता है और माना जाता है कि सबकी सहमति भी आवश्यक होती है। मंत्री परिषद नियम को बनाती है, नियम को बनाती है तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल जो है इसके नियम का निर्धारण करती है और फिर इसको लागू करवाती है। यानी कि अगर आकार के रूप में देखा जाए तो आकार में मंत्री परिषद बड़ा है, लेकिन कार्य में मंत्रिमंडल की शक्ति ज़्यादा है। जो कार्य है या शक्ति पावर के रूप में देखा जाए तो मंत्रिमंडल ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर आकार में देखा जाए तो मंत्री परिषद ज़्यादा ताकतवर है। तो साथियों, ये रहा हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद की एक संरचना और मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे क्लास को यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, आप लोगों से मेरा एक निवेदन और है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जिससे हम प्रोत्साहित हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।